हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई एसएससी विद नंदिता। आज हम ऑलिव बोर्ड का आज का यानी 27 फरवरी टू 1 मार्च वाला लाइव मॉक के मैथ्स के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहता है रमेश इन्वेस्ट ₹50,000 एंड सुरेश इन्वेस्ट ₹80,000 फॉर द फर्स्ट 4 मंथ्स। ये रमेश है, ये सुरेश है। रमेश ने कितने इन्वेस्ट किए? 50,000। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। देन वी हैव सुरेश, उसने 80,000 इन्वेस्ट किए 4 महीने के लिए, राइट। अब वो कहते हैं आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने के बाद क्या हो रहा है, रमेश ने एडिशनल 25,000 नहीं, एडिशनल 25,000 कितने हो गए रमेश के? अब 50 + 25 75,000 इन्वेस्ट किए। देखते हैं कितने टाइम के लिए बोलता है। वाइल सुरेश विदड्रॉज ₹20,000 फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स। सुरेश ने क्या किया? अब अगले 4 महीने के लिए, सारे नहीं पता उसने, यहाँ पे इसके 4 महीने बता दिए। 20,000 विदड्रॉ कर लिए, कितने बच गए? 60 × 4 हो गया। आफ्टर 8 मंथ्स सुरेश इन्वेस्ट अनदर 15,000 फॉर द रिमेनिंग 4 मंथ्स। इसने बचे 4 महीने के लिए 15,000 और इन्वेस्ट किए, तो 60 के कितने हो गए? 75 हो गए। इसके लिए आगे उसने कुछ नहीं बोला, यानी कि ये पूरा का पूरा 8 महीने का सेम काम हुआ होगा। सबसे पहले क्या करें, इसको 4 से कट कर दें। 4 यहाँ से, 2 4 4 4, यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा? 75 × ये 8 को कट किया था, 150 + 50 200, ये हमारे पास कितना बचेगा? 140 + 75 यानी कि 215। इसको कट करेंगे 5 से, 40, इसको कट करेंगे हमारे पास आएगा 43, यानी कि हमारे पास उसने टोटल प्रॉफिट कितना दिया? 166,000। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास? 83 की वैल्यू कितनी है? 166 के, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है? 2 के। हमें किसका शेयर निकालना है? सुरेश का। सुरेश का शेयर कितना होगा हमारा? 43। तो 43 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 86,000, राइट, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वो कहते हैं xy = 7 है और वो आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो हम y को सीधे सीधे 7/x कर दें, राइट। क्या होगा? 1/1 - 7/x माइनस 7/x - 7। ये x कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और यहाँ पर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x - 7 माइनस 7/x - 7। तो ये क्या हो जाएगा? x - 7 डिवाइडेड बाई x - 7 विच इज़ इक्वल्स टू 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ ये करना था इसके अंदर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले इसको देखो। आपको सिंपल सी बात पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास a + b = 90 डिग्री होता है, तो आप sin² a + sin² b को डायरेक्टली 1 बोल सकते हो, या फिर cos² a + cos² b को डायरेक्टली 1 बोल सकते हो। और ये लॉजिक आता कहाँ से है? ये लॉजिक कहाँ से आता है? हमारे पास होता है sin² + cos² = 1 होता है। तो जो a का sin² होगा, मान लो sin² a है और मेरे पास cos² मान लो b में है, तो हमें पता है कि अगर a + b = 90 डिग्री है, तो साइन ऑफ a ही क्या होगा? कॉस ऑफ b, या फिर साइन ऑफ b क्या होगा? कॉस ऑफ a, है ना। इसी को हम यहाँ पर लगा देते हैं sin² + cos² = 1 में, और हमें 2 डायरेक्ट आइडेंटिटीज़ मिल जाती हैं। तो वहाँ से इसको क्या बोल सकते हैं हम? 1 प्लस ये कितना है हमारे पास? sec² 35 माइनस cot² 55, राइट ना। इसको क्या लिख सकते हैं? sec² 35 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? tan² 35। क्यों? क्योंकि 55 + 35 = 90, राइट। और हमें पता है हमारे पास होता है 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। तो sec² 35 माइनस tan² 35 भी क्या आ जाएगा? 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 2। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन अ ट्रायंगल ABC, ये कोई ट्रायंगल है ABC, हमें एक पॉइंट D गिवन है BC पर, सच दैट AB बाय AC, ये जो लेफ्ट वाली साइड है AB डिवाइडेड बाय राइट वाली साइड AC इज इक्वल्स टू BD बाय DC। देखो AB कहाँ वाली है? लेफ्ट वाली साइड है। AC कहाँ है? राइट वाली साइड है। BD क्या है? BC का लेफ्ट वाला पार्ट, DC क्या है? BC का राइट वाला पार्ट। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास? ये हमारे पास होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये सबको पता है, राइट। अगर ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो AD लाइन है हमारे पास, वो AD लाइन क्या आ गई हमारे पास? एंगल
बाइसेक्टर आ गई, राइट। अगर अब ए डी एंगल बाइसेक्टर है तो यानी कि जो भी एंगल ए होगा तो बी ए डी और सी ए डी ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे और एंगल ए के हाफ होंगे। अब उसने दिया एंगल बी इज इक्वल्स टू 69.5, एंगल बी 69.5 है, एंगल सी इज 18 लेस देन बी, तो 18 लेस देन बी को डायरेक्टली लिखते हैं 69.5 माइनस 18। हमें किसका मेजर निकालना है, एंगल बी ए डी का। एंगल बी ए डी कहाँ से आएगा हमारे पास, एंगल ए का हाफ आएगा, एंगल ए को लिख देते हैं। और ये क्या आएगा 180 डिग्री, और ये कहाँ से आएगा हमारे पास, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से आ जाएगा, राइट। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 139 माइनस 18 प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ये कितना हो जाएगा 121। 121 को माइनस करेंगे 180 में से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 59। तो यानी कि हमें क्या निकालना है, बी ए डी, तो हमारे पास एंगल बी ए डी आ जाएगा 29.5। लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछते हैं यूनिट डिजिट और बड़ी बड़ी पावर्स गिवन है, तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं हम लोग, जिसको हम बोलते हैं साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट। साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि किसी भी नंबर की अगर हम कुछ भी पावर लिख दें, कितना भी बड़ा नंबर, तो कितने के बाद रिपीट होती है, राइट। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है हमारे पास, 2486 होती है। जिसने रिवाइज किया उसको पता होगा। और हम इसको याद कैसे रखते हैं, 2 लिख दो, 2 का डबल लिख दो, फिर उसका डबल लिख दो, जो बीच में से एक इवन नंबर बच गया 6 उसको लिख देते। क्या होता है इसका मतलब कि अगर हम 2⁻1 करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है 2, 2⁻2 करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट कितना आता है 4, 2 क्यूब का यूनिट डिजिट कितना आता है 8, एंड 2⁻4 का यूनिट डिजिट कितना आता है 6, क्योंकि 16 होता है ना ये, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 6। तो यानी कि हम ये कहते हैं कि अगर 2 के ऊपर कुछ भी नंबर लिख दिया मैंने, 5 7 9 4 3 6, इतना बड़ा नंबर लिख दिया, 2 की इतनी बड़ी पावर तो हम निकाल नहीं सकते। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो क्या हम निकाल सकते हैं, यस। कैसे, हम क्या करेंगे, उसकी पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे, राइट। पावर को 4 से डिवाइड करने पे अगर उसका पावर का रिमाइंडर 1 आएगा तो यानी कि उसका यूनिट डिजिट क्या है 2, रिमाइंडर 2 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों, क्योंकि 2⁻4 है ना, 4 को तो 4 रिमाइंडर आ नहीं सकता, 1 2 3 आ सकते हैं रिमाइंडर्स, या फिर 0 आ सकते हैं, राइट। और यही कॉन्सेप्ट हम 2 3 4 5 9 सब के लिए, 2 से लेकर 9 तक सब नंबर्स के लिए कर सकते हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं हमारे पास 2 की साइक्लिसिटी क्या है, 2 4 8 6 है। उसी तरह से 9 की साइक्लिसिटी क्या है, अगर आपको नहीं भी याद है तो आप 1 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। 9⁻1 करोगे तो क्या आएगा 9, 9 स्क्वायर करोगे तो क्या आता है 81, यानी कि 1, 81 इंटू 9 करते हो तो क्या आते हैं 9, तो 9 की क्या होते हैं 9 1 9 1 होती है। इसको डायरेक्टली कैसे याद रख सकते हैं कि ऑड पावर्स होती है तो 9 होती है और इवन पावर्स होती है तो 9 का कोई भी वो करोगे तो डिजिट कितना आएगा 1 आएगा, राइट। तो 9 का क्या आता है हमारे पास 9 और 1, बस इस क्वेश्चन में इतना यूज़ करना है हमें। 239 रेज़ टू द पावर 51 है, 9 की कैसी पावर है हमारे पास, ऑड पावर है, ऑड पावर पे हमारे पास यूनिट डिजिट कितना आता है 9, तो इस क्वेश्चन फर्स्ट टर्म का यूनिट डिजिट कितना होगा अपने पास 9, सेकंड है हमारे पास 2 और ऊपर कितना है 78, 78 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 2, यानी कि हमें 2 स्क्वायर की फॉर्म चाहिए, यानी कि क्या आएगा यूनिट डिजिट 4। तो हमारा उसने क्या था सम ऑफ यूनिट डिजिट्स बताना था, एक का यूनिट डिजिट का 9 कितना है 9, एक का 4, तो सम कितना यूनिट डिजिट्स का हमारे पास 13। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये जो 6 क्वेश्चन में करवा रहे हैं ना, इन सेंटर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे मैंने अब तक, आई थिंक जितने भी मॉक टेस्ट्स करवाए ना, जब भी इन सेंटर की बात आती है और इन सेंटर लोकेशन ऑफ सेंटर्स ये सब वीडियोस में बहुत बार करवा चुकी हूँ और हर मॉक टेस्ट में समझाती हूँ, तो करते हैं रिवाइज। और उसके अलावा मैं 1-2 इंपॉर्टेंट वीडियोज़ ना डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी, तो उनको भी ज़रूर चेकआउट कर लेना, रिविजन हो जाएगी आप लोगों की। देखो सबसे पहले तो इन सेंटर की उसने कहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल, यस ये तो डेफिनेशन ही होती है ना। इन सेंटर क्या होते हैं, जहाँ पे हमारे क्या मिलते हैं एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या होता है सर्कम सेंटर, वो क्या होता है जहाँ पे हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ये देखो ये हमारा होता है ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर हमारा होता है सर्कल, इसको हम बोलते हैं इन सर्कल, इस सर्कल के सेंटर को हम बोलते हैं इन सेंटर। और इन सेंटर हमारा क्या होता है सारी की सारी साइड्स से इक्वी डिस्टेंट होता है। रिमेंबर किससे, सारी की सारी साइड से। देखो ना ये सेंटर है, ये इस बाहर वाले इस सर्कल का, इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं इन सर्कल, इसका क्या रेडियस है, और ये क्या है सारी की सारी साइड्स से इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है। क्या लिख दूँ मैं, इन सेंटर क्या होता है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम साइड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अपने पास होता है सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस क्या होता है, इन सर्कल क्या है जो
ट्राइंगल के अंदर था, सर्कल के जो ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो इस केस में इसका सेंटर क्या है, ये। तो जो ये मेरा सेंटर है, ये इस सर्कल का रेडियस होगा, ये वाला सर्कम रेडियस अपने पास कैपिटल आर। और ये क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल पॉइंट वर्टिसेस, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, इसको हम लिखते हैं ऑल वर्टिसेस। ये मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर, राइट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज करेक्ट, इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, बोथ ए एंड बी। अगर वो यहाँ पे साइड्स की जगह पे वर्टिसेस दे देता तो रॉन्ग हो जाता है, वो क्या होता है फिर, वो हमारा क्या होता है, सर्कम रेडियस हो जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलो देखो, टेक्निकली तो ये ओरली भी हो जाएगा, करके देखते हैं। वो कह रहे हैं एवरेज ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस इज 80, ठीक है, यानी कि ये मेरा पहले सम हो गया है ना, बिल्कुल बेसिक से करते हैं जिसको कोई ट्रिक नहीं लगानी। वन ऑब्जर्वेशन वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 72, मतलब जो रॉन्ग रिकॉर्ड थी उसको क्या नहीं कर दो, बाहर कर दो, तो सम में से 72 को हटा दो और वापस कौन सी ले हो, जो करेक्ट थी हमारी, यानी कि एक्स ले हो। इफ़ द करेक्टेड एवरेज बिकम्स 80.16, तो 80.16 है, ये क्या है, करेक्ट एवरेज। ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 50, तो ये क्या है हमारे पास, करेक्टेड सम है। तो ये क्या आएगा यहाँ से मेरे पास, 4000 माइनस 72 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या है, 4008 हो गया हमारे पास। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4008 माइनस 4000, यहाँ पर 8 बचेगा, प्लस 72 इज इक्वल्स टू 80। सो माई आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 80। दूसरा मेथड हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं ये एवरेज में कितना चेंज आया मेरे पास, प्लस 0.16 का, और किया क्या है हम लोगों ने, 72 को बाहर निकाले और नई ऑब्जर्वेशन को निकाल डाला है। ये क्या है हमारे पास, चेंज इन सम है, ये क्या था हमारे पास, चेंज इन एवरेज था। और यहाँ पर क्या है, ये हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n, जो कि क्या है अपने पास 50, तो 0.16 इंटू 50 हमारे पास कितना हो जाएगा, 8, और इधर 72 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है, इफ साइन थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा, कह रहे एस प्लस 1 बाय एस इज इक्वल्स टू 313 बाय 156 दे दिया हमारे को, और हमें निकालने को कह रहे हैं कॉस प्लस 1 बाय कॉस निकालने को बोलते हैं उसने, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस इज इक्वल्स टू 313 बाय 156 करोगे, ठीक है। अब आप इसको क्वाड्रेटिक बनाओगे, सॉल्व करोगे, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन में जब इतना बड़ा क्वेश्चन है तो एक बार करके देखो, क्या पता कुछ चीज़ डायरेक्टली दिख रही हो, बस आपको ना दिख रही हो, ऑब्जर्वेशन करके देखो। तो ऐसे में क्या करो, क्वेश्चन को मार्क एंड रिव्यू कर दो और वापस आओ, हो सकता है 1 सेकंड में वो चीज़ दिख जाए। देखो साइन प्लस 1 बाय साइन है ना, साइन का मतलब अपने पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, और 1 बाय साइन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास। तो एक बात बताओ, ये नीचे क्या बनेगा, एच पी डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बन जाएगा, राइट। अब एक बात बताओ, उसने मुझे दिया था 313 बाई 156, ये तो सबको पता होना चाहिए कि 156 कितना होता है अपने पास, 12 इंटू 13। तो क्या मैं यहाँ से डायरेक्टली कह सकती हूँ कि मेरे पास हाइपोटेन्यूस इंटू परपेंडिकुलर था, हाइपोटेन्यूस ऑब्वियसली बड़ा होता है, तो मैं हाइपोटेन्यूस को 13 और परपेंडिकुलर को 12 मान लूँ, तो इन दैट केस मेरा बेस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक ट्राइंगल बन रहा है, और क्या ये इस केस को सेटिस्फाई कर रहा है, देखो अगर नीचे मैं बोल दूँ 13 इंटू 12 बोल दूँ, राइट, तो क्या मेरे पास ऊपर 144 प्लस 169 बन रहा है, यस। ये कितना होता है, 313 होता है, तो सेटिस्फाई तो हो रही है, यानी कि 5 12 13 वाली ट्राइंगल। तो हम क्या करते हैं, इसको 5 12 13 की ट्राइंगल बना देते हैं। बेस कितना है अपने पास, 5, परपेंडिकुलर कितनी है 12, एंड हाइपोटेन्यूस है 13। अब हमें निकालना है कॉस प्लस 1 बाय एक्स, तो कॉस कितना हुआ है बस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि 5 बाय 13 प्लस 13 बाय 5 हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी 65 divided by 13, 5, this we are going to get 25 plus 169, that is going to be 194 by 65, don't put it 196 by 65, ये क्या हो जाएगी, सिली मिस्टेक है। यहाँ पर भी 192 है, ये भी है, चारों ही क्या है, कैलकुलेशन वाली मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये ध्यान रखना कि आपको ऐड सही करना है, और ऐसे क्वेश्चन में कभी ये मत करना, देखो पिछला आप मेरा कोई और वीडियो देखो ना, मैं कई बार बताती हूँ, देखो 9 और 5 14 दिख गया, बट इन माय ओपिनियन जब इतनी बड़ी सर कैलकुलेशन की होती है ना क्वेश्चन में, तो पूरा ऐड कर लिया करो, 9 5 14 देख के डायरेक्टली ऐड करने की जरूरत नहीं, क्या पता कहीं पे कोई और छोटी मिस्टेक की हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके जस्ट अ सेकेंड, हम क्या करते हैं, मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्वाड्रेटिक बना के दिखाई देती हूँ। अगर हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रेटिक बनानी होती तो क्या बनती है अपने पास,
वो हो जाती s प्लस 1/s इज इक्वल्स टू 313/156। वहाँ भी देखना बात यही पड़ेगी, प्लस 1/s इज इक्वल्स टू 313/156। तो ये हमारे पास हो जाएगा 156s स्क्वायर माइनस 313s प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। अब आप जब इसको देखते हैं ना 156 इंटू 156, आपको ये चाहिए जो ये प्रोडक्ट है, आपको ये इस सम की फॉर्म में लाना है। तो ये भी कितना होता है 13 इंटू 12, 13 इंटू 12। और वैसे तो आपको 13 12 देखते ही ट्राइंगल ही स्ट्राइक करना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम का, बट इट्स ओके। जब आप यहाँ पे 13 इंटू 12 देखोगे तो आप एक बार फटाफट से क्या करोगे 169 और 144 को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, वही कितना आएगा आपका 313। और यहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहते हैं आशीष बोरोड ₹64,000 एट 12.5%, ये 12 1/2% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। रेट क्या है हमारे पास, पर एनम है, और कंपाउंडेड कैसे, हाफ ईयरली, यानी कि 6 मंथ्स के इंटरवल्स पे हमारी कंपाउंडिंग हो रही है। फॉर 1.5 years इफ़ ही पेड ₹48,250 एट द एंड ऑफ 1 year, मतलब उसने स्टार्टिंग में इतने पैसे लिए तो उसने कितने के लिए, 1.5 years के लिए, यानी कि कितनी 6 मंथ्स की कितनी हो रही है, 3 कंपाउंडिंग्स हो रही है, राइट। लेकिन उसने 1 साल बाद ना कुछ मनी रिटर्न कर दिया, यानी जब उसने 1 साल बाद कुछ मनी रिटर्न किया तो लास्ट के जो 6 मंथ्स होंगे ना उस पर क्या होगा, 64,000 माइनस 64,000 का जो 1 year बाद अमाउंट बना होगा, तो 64,000 का 1 year बाद जो अमाउंट बना होगा माइनस 48,250 जो ये होगा, सिर्फ इतने पे ही हमारा इंटरेस्ट लगेगा लास्ट के 6 मंथ्स, राइट। देन हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी आशीष पेड एट द एंड ऑफ 1.5 years, तो यानी कि उसने लास्ट वाला जो 6 महीना जब खत्म हुआ तो उसके बाद उसने कितने पैसे दिए ये बता दो। देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसने हमें बोला कि 64,000 उसने बोरो किए थे, 12.5% का मतलब होता है हमारे पास 1/8, राइट। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि रेट को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, 1/16 हो गया। और ये कितना है, 6 महीना 6 महीना 6 महीना, सबसे पहले कितना हो जाएगा 17/16 इंटू 17/16 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4,000, और ये यहाँ से हमारे पास बचेगा 250। तो ये मेरे पास आ गया 250 इंटू 289 लिख दिया मैंने इसको। ये मेरे पास क्या है, 1 ही साल के बाद का अमाउंट है। इसमें से उसने कितने दे दिए, 48,250 दे दिए। अब देखो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करके और फिर इसको माइनस करो, दिस इज 409। दूसरा तरीका क्या है, मैंने बोला इसको 250 को क्या कर दो, बाहर निकाल दो, ये कितना बच गया 289। इसको क्या कर दो 250 से डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा 48250 डिवाइडेड बाई 250। इसको कर दो, इसको कर दो, ये कितना आ जाएगा 1 देन 9 एंड देन 3, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 193। तो आई एम लेफ्ट विथ 250 इंटू 96, राइट। ये क्या है मेरे पास, लास्ट अमाउंट है 250 इंटू 96, ये मेरा बचा हुआ प्रिंसिपल, और उसने 6 महीने की और कंपाउंडिंग किया तो कितना हो जाएगा 17/6, 660, ये हो जाएगा आपके पास 102 इंटू 250। या फिर इसको अब देखो यहाँ पे यही छोटी सी चीज़ है जो आप कैलकुलेशन यहाँ पे 1 सेकंड बचा सकते हो। मैंने इसको 102 इंटू 250 करूँ, या फिर मैंने सोचा इसको ऐसे कर देते हैं, 25 इंटू 6 कितना होता है मेरे पास 150, तो ये क्या हो जाएगा 1500 इंटू 17। 15 इंटू 17 यूजुअली सबको याद ही होता है, कितना होता है 255, और आगे लग गए 2 0 एंड मेरा आगे ऑप्शन नंबर डी आंसर। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहते हैं कि ओ सेंटर ऑफ सर्कल है, ये मुझे सेंटर दिया हुआ है सर्कल का। 1 सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। OPQR इज अ रोम्बस। OPQR रोम्बस, रोम्बस का मतलब क्या होता है कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, तो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल। मेजर निकालना है एंगल POR का, POR जो ये वाला एंगल है इसका मेजर निकाल दो। एक बात बताओ, OP और OR तो इसलिए भी इक्वल है ना क्योंकि ये क्या है, रेडियस है सर्कल के, तो ये तो पक्का पक्का इक्वल होने ही थे। अब देखो अगर मैं O और Q को ज्वाइन कर दूँ तो OQ भी हमारे पास क्या है, रेडियस ही तो है सर्कल का, तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 1 2 3 ये सारी साइड्स इक्वल होगी। तो जो मेरे पास OPQ था ये कैसा ट्रायंगल आ गया, इक्विलेटरल। सिमिलरली ORQ भी कैसा ट्रायंगल आ जाएगा, इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल के सारे एंगल्स कैसे होते हैं 60, तो ये एंगल कितने का आएगा 60 डिग्री का, ये एंगल भी कितने का आएगा 60 डिग्री का। तो यहाँ से हमारे पास POR कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। आया समझ।
इस क्वेश्चन में देखो हम एक चीज़ और कर सकते हैं, सेकंड मेथड देख लो, इनकेस किसी को रेडियस स्ट्राइक नहीं करता तो मेथड पता होना चाहिए। मान लीजिए मैंने यहाँ से P इसको यहाँ पे कहीं पे ज्वाइन कर दिया, लेट से कोई पॉइंट है L मेरा, ठीक है। मान लो ये मेरा कितना है, कोई एंगल X है। तो एक बात बताओ, अगर कोई कॉर्ड या कोई आर्क हमारी, मान लो मैंने आर्क बोला पी आर आर्क मेरी सर्कल पे क्या एंगल क्रिएट कर रही है X, तो सेंटर पे कितना करेगी 2x। ये हमारे पास थ्योरम होती है कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड और एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट इन द सर्कल। तो अगर ये x है तो ये 2x है। अब एक बात बताओ, क्या PQRL एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया? अगर ऐसा है तो कैन आई से एंगल Q प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। और मुझे ये भी पता है कि PORQ क्या है, रोम्बस है। रोम्बस है तो पैरेललोग्राम है, यानी कि जो मेरा एंगल Q है वो एक्चुअली में कितना है 2x है। तो 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल O होना था। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ जाएगा। x कितना आ जाएगा मेरे पास 60 डिग्री। अगर x 60 डिग्री है तो हमारे पास 2x कितना आ जाएगा 120 डिग्री, यानी कि एंगल O जो कि हमें निकालना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है इफ़ p इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3, राइट। p कितना है अपने पास 2 प्लस रूट 3, q कितना है अपने पास 2 माइनस रूट 3। अब वैसे तो यहाँ से देख के साफ पता चलो, जिसको नहीं पता चल रहा देखो, अगर आप 2 प्लस रूट 3 को रैशनलाइज करोगे 1/p निकालोगे तो कितना आएगा 1/2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि 1 हो जाएगा। तो आपके पास ऊपर क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, यानी कि आपके पास आ गया q इज इक्वल्स टू 1/p आ गया। वैल्यू निकालने को बोल रहे 2pq प्लस 1/p प्लस 1/q, 2pq प्लस 1/p प्लस 1/q। 2pq कितना हो जाएगा 2 प्लस नीचे क्या आएगा pq, ऊपर क्या आएगा q प्लस p। 2 प्लस p प्लस q कितना होता है रूट 3 जाएगा, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 1। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 6। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं द एवरेज ऑफ 27 स्कोर्स इज 75, ईच स्कोर इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 20% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 12। किसी चीज़ को 20% से डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि अगर वो चीज़ 5 थी तो वो 4 हो, यानी कि x को आप क्या कर दो 4/5 कर दो, राइट। देखो आपको एक सिंपल सी बात पता होनी चाहिए, अगर कहीं भी कुछ भी नंबर्स हैं उनकी एवरेज k है, अगर मैंने ईच ऑब्जर्वेशन, ईच इज़ द कीवर्ड हेयर, राइट, हर ऑब्जर्वेशन पे वो काम करना है, अदरवाइज ये पॉइंट वैलिड नहीं है। अगर हर ऑब्जर्वेशन को मैंने क्या कर दिया, लेट से x से इंक्रीज़ कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया, मतलब कोई भी मैंने प्लस x कर दिया, माइनस x कर दिया, x मेरा क्या हो सकता है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मैंने 2 ऐड कर दिया सारी ऑब्जर्वेशन से, मैंने 5 माइनस कर दिया सारी ऑब्जर्वेशन में से, मैंने सारी ऑब्जर्वेशन 0.4 ऐड कर दिया, कुछ भी ऐसा ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो सेम वही जितना है वो ही एवरेज से क्या हो जाएगा माइनस या सब ऐड हो जाएगा। क्यों? देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मेरे पास ऑब्जर्वेशन से मान लो x1 x2 x3, मैंने सब में 4 4 4 ऐड किया तो ओवरऑल कितनी थी 3, तो 4/3 4 इंटू 3 हुआ ऊपर, और नीचे कितना हो गया 3 से डिवाइड हो गया, तो अल्टीमेटली 4 ही तो ऐड हुआ ना ऑब्जर्वेशन में, सॉरी एवरेज के अंदर। यही कॉन्सेप्ट होता है। सिमिलरली अगर सारी की सारी हमारी टर्म्स को मैंने k से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरी एवरेज भी क्या हो जाएगी k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर k से डिवाइड कर दिया तो एवरेज भी क्या हो जाएगी k से डिवाइड कर जाएगी। बस डिवीजन के केस में याद रखना है कि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम सारी टर्म्स को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरेज में क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। लेकिन क्या मैं सारी टर्म्स को 0 से डिवाइड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो हो सकता है कि वैसा थ्योरी की सेंस में क्वेश्चन पूछ ले, राइट। अब इस क्वेश्चन में कहते हैं कि द एवरेज ऑफ 27 स्कोर्स इज 70, वो कहते हैं एवरेज कितनी है 75। हर स्कोर को डिक्रीज बाय 20% किया, यानी कि हर स्कोर को कितना कर दिया 4/5 कर दिया। तो अब की एवरेज कितनी हो जाएगी 75 इंटू 4/5। अब वो कह रहे हैं देन इंक्रीज बाय 12, और इसमें क्या कर दिया 12 ऐड कर दिया, तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा 12 ऐड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 4 60 प्लस 12, तो हमारी नई एवरेज कितनी हो जाएगी 60 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 72। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आफ्टर 80 kg ऑफ वाटर हैड बीन इवेपोरेटेड फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, मतलब सॉल्ट और वाटर का ना कोई सोल्यूशन है, ठीक है। इवेपोरेट होता है, इवेपोरेशन किसकी होती है पानी की होती है, विच आर 18% सॉल्ट, यानी कि पहले जितना भी था ना उसमें 18% सॉल्ट था। मान लो x था हमारे पास, ठीक है, 18% ऑफ x। अब वो कहता है ये क्या है हमारा सॉल्ट है।
अब वो कहते हैं द रिमेनिंग सॉल्यूशन एट 30% सॉल्ट। अब क्या है, वो पानी इवेपोरेट हुआ है, राइट, तो सॉल्ट तो सेम ही है, लेकिन सॉल्ट है कितना, 30% ऑफ व्हाट, उसने बोला 80 kg ऑफ वाटर इवेपोरेटेड। पहले पूरे सॉल्यूशन कितना था, x, अब कितना रह गया, x माइनस 80। तो ये क्या हो जाएगा, 18% ऑफ x इज इक्वल्स टू 30% ऑफ x माइनस 30% ऑफ 80 हो जाएगा, 30% ऑफ x में से 18% ऑफ x जाएगा, 12% ऑफ x मेरे पास, ये कितना बचेगा, 30% ऑफ 80 हमारे पास 24। हमें क्या निकालना है, 100% ऑफ x, ये कितना हो जाएगा 200 kgs। दैट इज आवर आंसर। ओरिजिनल सॉल्यूशन पूछा है उसने, हो सकता है यहाँ पे क्या बोलते हैं न्यू सॉल्यूशन या फाइनल सॉल्यूशन, तो आपका आंसर आता है 200 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 180। कौन इस क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं है, बट वो पूछ सकता था ऐसा करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है राइट प्रिज्म एज एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस, ठीक है, इफ इट्स लेटरल सरफेस एरिया इज 1080, वॉल्यूम गिवन है, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द बेस निकाल दो। यानी कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी तो एक ही साइड है, वही सेम साइड होगी ना, इक्विलेटरल है, तो वो बेसिकली तुम इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकाल दो। क्वेश्चन के अंदर ये क्या है, अगर किसी को प्रिज्म पिरामिड की क्या होता है, क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, कैसे याद रखने हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, वो ही कुछ बातें काम आएंगी आपकी। तो मैंने जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी पंडित्स प्रोमॉक्स लाइव मॉक 1 का सॉल्यूशंस, उसमें करवाइए, तो मैं उसको विद टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, ताकि आप उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप प्रिज्म पिरामिड वाले टॉपिक पे पहुंच जाओगे, तो आप उसको जाके रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अभी प्रिज्म का देख लेते हैं। प्रिज्म की हमारे पास वॉल्यूम होती है एरिया ऑफ बेस इनटू क्या होता है, हाइट होता है, राइट, और हमारे पास इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब देखो उसने बोले लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द बेस निकालनी है, मतलब मुझे ए निकालनी है, हाइट कहीं पे गिवन है मुझे नहीं है, मुझे वॉल्यूम गिवन है, मुझे एल ए से गिवन है, तो क्या मैं किसी तरीके से हाइट को एलिमिनेट कर सकती हूँ, यस, तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला इन दोनों को ना डिवाइड कर दो, ठीक है, मैंने क्या बोला, डिवाइड कर दो। अब देखो वॉल्यूम किस में होती है मेरी, क्यूबिक सेंटीमीटर में, एल ए से किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, बचेगा क्या मेरा सेंटीमीटर, और क्या मुझे वही चाहिए, लेंथ ऑफ वन साइड, यस, मुझे तो सेंटीमीटर की डायमेंशन का ही चाहिए। Just a second, something happened. Okay. Sorry guys, something happened with my pen. Let's resume. मैंने क्या बोला था कि वॉल्यूम को LSA से डिवाइड करते थे, राइट, और ये सेंटीमीटर क्यूब में थी, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो अल्टीमेटली जो भी हमारे पास बचेगा वो सेंटीमीटर का ही बचेगा, और हमें भी लेंथ निकालनी। वॉल्यूम कितने गिवन है हमारे को, 1350√3, राइट, और लेटरल सरफेस एरिया कितने गिवन है, 1080। ये क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। एरिया ऑफ बेस कितना होगा हमारे पास, √3/4 a स्क्वायर इंटू हाइट, और हमारा लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ बेस यानी कि 3a इंटू हाइट। सबसे पहले हाइट से हाइट को कट कर देते हैं, a से a स्क्वायर को कट करेंगे तो सिर्फ ऊपर a बचेगा, √3 से √3 को कट कर दो, 3 को यहाँ से कट करोगे तो कितना बचेगा, 360, 0 से 0, 9 4 9 15 सर, ये बचेगा मेरे पास 15/4 इज इक्वल्स टू 1/4a, 4 से 4 कट गया, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 15 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर कहाँ से आएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, स्क्वायर को क्यूब से कट किया, हमारे पास सेंटीमीटर बचा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है सिलेंडर इज एक्जैक्टली फिटेड इनसाइड अ क्यूब, यानी कि सिलेंडर एक्जैक्टली फिटेड इनसाइड क्यूब बोले, वो लार्जेस्ट पॉसिबल सिलेंडर इनसाइड क्यूब बोले, बात वही है, यानी कि एक ऐसा क्यूब है हमारे पास, और वो कह रहे हैं इसके अंदर एक सिलेंडर को फिट कर देते हैं इस तरह से। कैसा दिखेगा वो सिलेंडर, ये उसका टॉप दिखेगा, ये उस सिलेंडर का इस तरह से बॉटम दिखेगा, ठीक है, ये दोनों बातों के लिए वैलिड है। एक्जैक्टली फिटेड है ना, बिल्कुल एक्जैक्टली फिटेड मतलब एकदम फंस गया, बस उसके आसपास कुछ और नहीं छोड़ा हमने। लार्जेस्ट पॉसिबल सिलेंडर भी यही मतलब हो गया। सर दैट बोथ द प्लेन फेसेस ऑफ द सिलेंडर टच द ऑपोजिट फेसेस ऑफ द क्यूब, यही हो ना, ये टॉप दिख रहा है, ये बॉटम दिख रहा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज दिस, ठीक है, उसने क्या बोल दी, सिलेंडर की वॉल्यूम बता दी, और कह रहे हैं कि वाटर इज फिल्ड यूजिंग अ पाइप इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्यूब, यानी कि क्यूब में सिलेंडर फिट करने के बाद जो बाकी की जगह बची ना, उसमें 8 लीटर पर मिनट की स्पीड पे पानी आ रहा है। तो आप ये बता दो कि इस पानी को भरने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। अगर मेरे को स्पीड पता है पानी की, और अगर मुझे ये पता चला कि कितने लीटर पानी मुझे भरना है, तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। अब मुझे कितने लीटर पानी भरना है, वो मुझे भरना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, यही तो करना है, खाली बची जगह में भरना है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होती है अपने पास, πr²h। इस केस में हमारे पास अगर ये मेरा ऊपर नीचे इस तरह से फंस रहा है, तो मेरा r कितना होगा, इसका मतलब a/2, तो इसको मैं क्या लिख दूंगी, a²/4, और हाइट कितनी होगी मेरी,
पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि A, और ये कितना है मेरे पास 2.156 क्यूबिक मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, क्यूबिक मीटर है और ये लीटर है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू A³/4 इज इक्वल्स टू 2.156, राइट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आई विल गेट 11 2s 0.1, ठीक है, 0.196 आ गया हमारे पास। ये हो जाएगा 2, आई विल बी लेफ्ट विद 14 इंटू 196 डिवाइडेड बाय 1000। 196 इंटू 14 कितना होता है, 14 इंटू 14 इंटू 14, तो ए मेरे पास आ जाएगा 1.4। ये क्या आ गया मेरे पास, क्यूब की साइड आ गई, यानी कि मेरा जो क्यूब का वॉल्यूम था वो कितना था 2.744 माइनस 2.156। 2.156 तो मेरे को डायरेक्टली गिवन थी सिलेंडर की वॉल्यूम, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 0.588। ये क्या आ गया हमारे पास, लेट मी मेक सम स्पेस हियर, तो ये मेरे पास आ गया 0.588। क्या आ गई मेरे पास, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसमें हमें पानी भरना है। अब देखो ये बात पता होनी चाहिए आपको कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 588 लीटर बन जाएगा। 1 मिनट में कितना पानी जा रहा है 8, तो इसको कितने मिनट्स लगेंगे, 7 56, 28, 8 3 एंड देन 4 5, 73.5 मिनट्स लगेंगे। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं कंटेनर में 64 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क है, 16 लीटर को टेक आउट करते हैं एंड रिप्लेस विद वाटर। मैंने हर बार ये बात बोलती हूँ कि मैं जितना भी हम अगर मिल्क निकाल रहे हैं पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, हमने क्या बोला, पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम किस पे काम करेंगे, मिल्क पे काम करेंगे। मिल्क कितना है 64, 16/64 यानी कितना निकाल रहे हैं हम, 1/4 निकाल रहे हैं, तो अब कितना बच जाएगा 3/4 बच जाएगा, फिर से 3/4 बच जाएगा, 16 4 ये कितना हो जाएगा 36। तो यानी कि अब मेरे पास मिल्क कितना हो गया 36 लीटर। क्वेश्चन क्या पूछता है, फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर पूछ रहा है। अब ना अगर अच्छा एग्जामिनर को तो पक्का क्वेश्चन करना है, 36 लीटर देख के आपको ट्रिक कर देगा, बहुत लोग 36 मार्क करके आ जाएंगे, बट ये सिली मिस्टेक नहीं करनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। वाटर का मतलब क्या हो गया, 64 में से 36 बताना है आपको, कितना बच जाएगा 28। तो आंसर क्या आएगा हमारा 28, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में देखो, वो कहते हैं 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस ए, 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस बी, 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस सी इक्वल टू 1, और इसी तरह से a बाई 5 प्लस ए, और ये सब दिया हुआ है। एक बात बताओ, अगर मैं इन जनरल बोलूँ तो ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखती तो ये तो मेरे पास क्या आता 1 आता है ना। तो मान लो मैंने तीनों को इस तरह से लिख दिया, 7 प्लस बी डिवाइडेड बाई 7 प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, 9 प्लस सी डिवाइडेड बाई 9 प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। इन तीनों को ऐड करेंगे तो इधर कितना बचेगा 3। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको खोल दूँ तो ये क्या बनेगा 5/5 प्लस ए बाई 5 प्लस ए, है ना। इसी तरह से ये भी बन जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस बी प्लस बी डिवाइडेड बाई 7 प्लस बी। इसी तरह से ये खुलेगा। तो जो ये वाला पार्ट खुलेंगे हमारे नंबर के साथ वाले, ये तो हमें गिवन है कि कितने हैं 1 है, टोटल कितना है हमारे पास 3। तो ये जो बचेगा हमारे पास साथ में c डिवाइडेड बाई 9 प्लस सी, ये पार्ट कितना बचेगा हमारे पास 2। सो द आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन व्हिच हैज टोटल 18 स्लाइड्स। अगेन मैंने पॉलीगन का जहाँ क्वेश्चन आता है ना पूरा का पूरा रिवाइज करवा रखा है इस क्वेश्चन में, लेकिन फटाफट देख लेते हैं, मैं लिंक कर दूंगी, उसको रिवाइज कर लेना जिसको डिटेल में एकदम करना। देखो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या होते हैं 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन, ये बात याद रखना। यानी कि क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स हमारे पास क्या होता है किसी भी पॉलीगन का, चाहे उसकी 4 साइड हो, चाहे उसकी 10 साइड हो, चाहे उसकी 20 साइड हो, सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड करोगे तो हमेशा कितना मिलेगा 360 डिग्री ही मिलेगा। इसीलिए अगर उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देते तो हमें एक एक्सटीरियर एंगल मिल जाता है, और या फिर अगर एक एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देते तो हमें नंबर ऑफ साइड्स मिल जाती हैं। तो इस क्वेश्चन में उसका एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा 360 डिवाइडेड बाई 18 यानी कि 20। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बात, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है इनका सम, ये भी याद रखना है। तो अगर एक्सटीरियर 20 है तो इंटीरियर कितना आ जाएगा अपने पास 160। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, 160 और 20 का डिफरेंस कितना होता है 140, राइट। गलती से क्वेश्चन के अंदर ये मत सोचना कि इंटीरियर पूछा और 160 मार्क कर दो, वो मिस्टेक हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारे को कि अ सर्कुलर सरफेस विद रेडियस 12 सेंटीमीटर इज कट बाय कॉर्ड। ये कोई सरफेस है, इसको किसी कॉर्ड ने कट किया। वो कहता है द माइनर सेक्टर ऑफ द सरफेस इज पेंटेड विद रेड कलर। ये है माइनर। माइनर क्या होता है? कम वाला पार्ट। ये उसने क्या है? रेड कलर से पेंट कर दिया। एंड मेजर सेक्टर इज पेंटेड विद ग्रीन कलर। रेड वाले को पेंट करे 5 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर के, ग्रीन वाले को करे 4 से। इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस विद रेड कलर, मान लो रेड कलर का एरिया है R, ठीक है। रेड कलर के एरिया को पेंट करने की कितनी कॉस्ट है हमारी? 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की 5। ग्रीन वाले की कितनी है? अगर मान लो वो एरिया G है, कितनी है? 4। इसकी रेशियो वो बोल रहा है अपने को 5/12 के बने। तो यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 ज़र। तो कैन आई से 3R इज इक्वल्स टू G। यानी कि अगर मेरा ग्रीन वाला एरिया जो है, रेड वाला एरिया अगर मेरा 1 है तो ग्रीन वाला एरिया कितना होगा? मेरा 3। यानी कि टोटल एरिया कितना होगा? मेरा 4। वो कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ, मतलब वो कह रहे हैं कि रेड वाले और ग्रीन वाले में जो एरिया है उसका डिफरेंस निकाल दो। मैंने बोला ग्रीन वाला 3 है, रेड वाला 1 है, तो टोटल कितना हुआ? 4। 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? उसने टोटल बताया रेडियस 12 सेंटीमीटर का था, तो पाई इंटू 12 स्क्वायर हो जाएगी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? डिफरेंस की। डिफरेंस कितना? 3 - 1 2। तो यानी कि हमें क्या निकालना है? 22/7 इंटू 144 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो जाएगा? 72। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 144 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 7। एंड दिस वी विल हैव 144 इंटू 11 कर देंगे तो कितना आएगा अपने पास? सीरियसली we will have 1584 and divided by 7, 7 2s are 14, 18, 7 2s are 14, then we'll have 7 6s are 42, 226. Let's do the next question. Question number 20 है, shopkeeper allows 2 successive discounts of 24% and 20%. उसके बाद तो कहते हैं कि रिवॉर्ड सिस्टम है इस तरह का कि एक रिवॉर्ड पॉइंट के लिए 0.01 रुपीज़ उसको फ्री मिल जाते हैं। यानी कि अगर उसको 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स है मान लो उसके पास, तो उसको 1 रुपया क्या हो जाएगा? फ्री मिल जाएगा। मतलब 1 रुपया कट जाएगा, 1 रुपया कम पे करना पड़ेगा उसको। अब वो कहते हैं कि एक बंदे ने लैपटॉप खरीदा 58,000 रुपये का, ठीक है। उसका क्या है? 58,000 का लैपटॉप है। सबसे पहले उसको क्या मिल रहा है? 24% का सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 76/100 हो रही है उसकी कॉस्ट। देन उसको 20% मिल रहा है, यानी कि 4/5 हो रही है। इसमें से भी वो कह रही है 4640 जो रिवॉर्ड पॉइंट्स थे, तो ये कितना हो गया? 464 रुपीज़ हो गए। अब ये देखो, मुझे पता है क्लियरली 58 इंटू 8 कितना होता है अपने पास? 464 होता है। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, इसको बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले तो 0 से 0 काट दो, ठीक है। अब मान लो मैंने 58 इंटू 8, 464 यहाँ से कॉमन निकाला, तो 58 इंटू 8 तो कितना बचेगा अपने पास? 76 इंटू 2, sorry, we will have 39 in 38 into 2 divided, just a second guys, एक सेकेंड, लेट्स डू द कैलकुलेशन अगेन। देखो क्वेश्चन कहते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 24% एंड 20%, यानी कि 58,000 पे पहले कितना हो गया? 58,000 की वैल्यू 76/100 होगी, फिर कितनी होगी? 4/5 होगी। इसमें से वो क्या कह रहे हैं कि 46400 रिवॉर्ड पॉइंट्स थे उसको हटा दो, यानी कि 464 रुपीज़ हटा दो। अब मेरे को पता है 58 इंटू 8 क्या होता है ना? 464 होता है। तो इसका यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो 0 0 कट जाएंगे अपने पास। देन मैंने 58 इंटू 8 बाहर निकाल दिया, 4 और इसका 2 निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा अपने पास? 380 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय कितना है? 5 है। माइनस कितना आ जाएगा? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 58 इंटू 8 इंटू ये कितना हो जाएगा अपने पास? 75 एंड आई विल हैव 75 माइनस 1, दिस विल बी 76, आई विल हैव 75। अब देखो यहाँ से आपके को क्या करना है? इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें। वी हैव 25 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 200 इंटू 3 है, ये कितना हो जाएगा? 600। तो यहाँ से डायरेक्टली कितना आ जाएगा? 58 इंटू 600, 8 6 48 एंड दिस विल बी 34800, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। जो ये वाला पार्ट है ये उन बच्चों के लिए जिनको कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो जब आपको 25 दिखता है, जब भी आपको 25 दिखता है, आप उसको किसी तरीके से 4 देने की कोशिश करो ताकि वो 100 मिल जाए। या फिर जैसे आपको 75 दिखा, पहले आप उसको किस में कन्वर्ट कर लो? 25 इंटू समथिंग में कन्वर्ट कर लो और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से आपकी थोड़ी सी जो है कैलकुलेशन में टाइम बच जाता है।
क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं 4a प्लस बी डिवाइडेड बाई 3 माइनस ए माइनस 4b डिवाइडेड बाई 6। ये कुछ भी क्वेश्चन है, इसके अंदर सिर्फ एलसीएम लेना था 6, तो ये कितना हो जाएगा 8a प्लस 2b माइनस ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा मिला के 4 प्लस 30b। b कितना है अपने पास 1 2 3, ये कितना हो गया 36b। ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 7b 7a डिवाइडेड बाई 6 विच इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है ए एंड बी आर स्टैंडिंग ऑन द डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर। यानी कि कोई ये सर्कल है, एक यहाँ खड़ा है, ए यहाँ खड़ा है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट खड़े हैं, यानी कि या फिर एक यहाँ खड़े एक यहाँ खड़ा है, ठीक है। तो उसने बोला बोथ स्टार्ट साइड। अब ये समझ लो कि ना ये है तो सर्कल, लेकिन अगर इस थ्रेड को समझ लो यहाँ से खोल दें तो अगर ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट खड़े हैं तो इनके बीच में कितना गैप होगा, पूरा ट्रैक कितने का 1000 का, कितने का 1000 मीटर का। तो इनके बीच में जो गैप है, जो हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाते हैं उसमें हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि दोनों बॉडीज़ ए और बी के अंदर गैप कितना है, कितने डिस्टेंस पे है वो, तो वो कितना है यहाँ पे हमारे पास 500। अब वो कहते हैं स्पीड है उनकी 24 और 30 और वो क्या है सेम डायरेक्शन में। बहुत बार बताया हुआ है कि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है माइनस, ऑपोजिट में क्या होती है ऐड। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 6, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 250 डिवाइड बाई 3 विच इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। क्वेश्चन नंबर 23 कहते हैं कि प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट को इतना किया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को इतना किया, इफेक्ट ऑन टोटल रेवेन्यू। इसके लिए सिंपल सी बात पता होनी चाहिए कि रेवेन्यू अपना किससे आता है, प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड से आएगा। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को उसने क्या किया 20% डिक्रीज़ कर दिया, यानी कि 4/5 कर दिया। और प्रोडक्ट्स क्या हो गए 10% से इंक्रीज़ हो इनकी, यानी कि क्या हो गए 11/10 हो गए। तो ये क्या हो गया 44 डिवाइड बाई 50 हो गया, यानी कि 6 का डिक्रीज़ किस पे हो रहा है 50 पे, यानी कि 12% का डिक्रीज़ हो रहा है। दूसरा मेथड कैसे कर सकते थे हम इसको, इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगा सकते थे, एक बार 20% का डिक्रीज़ और एक बार 10% का इंक्रीज़। ओवरऑल यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -20 × 10 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना हो जाएगा 2। तो हमारे पास आ जाएगा -10 - 2 इज इक्वल्स टू -12। तो -12 का मतलब क्या 12% का डिक्रीज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक ही छोटी सी बात थी जिसको मिस्टेक नहीं करनी थी, वो ये कि अगर किसी भी नंबर x की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है 1। तो 11 रेज़ टू 0 1 प्लस 25 -3 का क्यूब 27 - 16 डिवाइडेड बाई, नीचे जो भी उसको कैलकुलेट करने की हमें नीड ही नहीं क्योंकि ऊपर उसने पावर कितनी दे दी 0, तो नीचे भी क्या आ जाएगा 1। तो क्या 26 - 27 इज -1 -1 - 16 इज -17 विच इज ऑप्शन नंबर सी। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 25। अगेन टाइम एंड वर्क का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहते हैं पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 18, पाइप बी कैन फिल इन 12 आवर्स, लीक के साथ मिला के 9 घंटे में। क्या ले लें हम वर्क को टोटल 36, तीनों का एलसीएम। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 और ए प्लस बी प्लस लीक जब तीनों काम कर रहे हैं तो 9 घंटे हो रहे हैं, यानी कि तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है 4। अब इनकी एफिशिएंसी तो कितनी है 5, तो यानी कि जो हमारा लीक है उसकी एफिशिएंसी कितनी है -1 की। लीक अगर लीक अकेला काम करे तो 36 डिवाइडेड बाई -1 यानी कि 36। माइनस हम क्यों लगा रहे हैं क्योंकि एम्प्टिंग का काम कर रहा है, इसलिए उल्टा काम कर रहा है। तो 36 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 36, यानी कि 36 आवर्स में जो हमारा लीक पूरा का पूरा टैंक एम्प्टी कर सकता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्लीज़ जो भी आपका फीडबैक हो उसको कमेंट सेक्शन में पुट कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड फॉर श्योर प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।